हाय, मैं हूं सौवनिक एंड वेलकम टू लर्नो हब, जहां आप पढ़ सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, वो भी बिल्कुल फ्री एट learnohub.com। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के कॉन्सेप्ट अनाउंस, स्पेसिफिकली इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड लाइंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो बिना देर करते हुए चलिए जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड आखिर है क्या। सो व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड? फील्ड क्या होता है? फील्ड एक एरिया होता है जहां पे आप खेलते हैं, ठीक है। उसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक ऐसा एरिया है जहां पे अगर आप किसी इलेक्ट्रिक चार्ज को रखें, सो दैट चार्ज विल एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वो जो फोर्स है वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है या फिर रिपल्सिव भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द साइन ऑफ द चार्ज दैट इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हर एक पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फोर्स जनरेट होगा वो हम कैसे जान सकते हैं? वी कैन डिटरमाइन दैट बाय द क्वांटिटी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। नाउ द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज Fe by Q0, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द टेस्ट चार्ज Q0 डिवाइडेड बाय द टेस्ट चार्ज Q0। अब आप पूछेंगे ये टेस्ट चार्ज क्या है? टेस्ट चार्ज इज द चार्ज विच इज प्लेस्ड इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, जिस पे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मेजर कर रहे हैं, ठीक है। नाउ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ विच इज दिस क्वांटिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। आप इस फॉर्मूला से देख सकते हैं कि फोर्स बाय चार्ज है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड एनी वेक्टर क्वांटिटी डिवाइडेड बाय अ स्केलर क्वांटिटी विल ऑलवेज बी अ वेक्टर क्वांटिटी। Q0 जो है चार्ज, वो एक स्केलर क्वांटिटी है। इसी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, या फिर सिर्फ आप इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल सकते हैं, दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अभी हमने डिस्कस किया कि डेफिनेशन ऑफ अ इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज इट? इज अ रीजन वेयर अ चार्ज विल एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बट वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसी वजह से तो जनरेट होगा ना, तो यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज उस इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट कर रहा है। तो अगर हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है, उसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है वो हम कैसे मेजर कर सकते हैं? दैट इज बाय दिस फॉर्मूला। यहाँ पे देखिए हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड लिया है, अभी डायरेक्शन के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा या फिर फील्ड स्ट्रेंथ का जो मैग्नीट्यूड होगा, दैट विल बी गिवन बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई R स्क्वायर। यहां पे this Q is not the test charge, this is the charge which is producing the electric field. So Q is charge, in this case point charge, producing the electric फील्ड। ओके, अब यहां पे देखिए अगर हम फोर्स मेजर करें एक टेस्ट चार्ज पे, व्हाट वुड बी द फोर्स ऑन द टेस्ट चार्ज ड्यू टू दिस चार्ज, अनदर चार्ज Q? सो दैट विल बी we are measuring the magnitude 1/4 pi epsilon 0 Q0 by R स्क्वायर। यहाँ पे Q0 टेस्ट चार्ज है और Q जो है वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है। नाउ अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला आप देखिए अबव, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और जो फोर्स है यहाँ पे उसमें क्या डिफरेंस है कि Q0 नहीं है। सो इफ आई जस्ट डिवाइड द टेस्ट चार्ज Q0 फ्रॉम द फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय Q0 ड्यू टू Q, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी गिवन एज मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ टेस्ट चार्ज डिवाइडेड बाय द टेस्ट चार्ज। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ी डिस्कस कर लेते हैं डायरेक्शन के बारे में। अगर आपके पास जो पॉइंट चार्ज है वो पॉजिटिव है, देन इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी आउटवर्ड, मतलब पॉइंट चार्ज से बाहर जा रहा होगा। और
अगर आपके पास जो पॉइंट चार्ज है वो नेगेटिव है, देन इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन विल बी इनवर्ड, मतलब वो पॉइंट चार्ज के अंदर आ रहा होगा। ओके, नाउ द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन एज ml t to the power -3 a to the power -1. So this is the dimensional formula for electric field and the SI unit is Newton per Coulomb। आप यहां पे देख लीजिए, फोर्स बाय चार्ज है, इसका मतलब फोर्स का SI यूनिट क्या है? न्यूटन, और चार्ज का SI यूनिट कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या बन जाएगा? न्यूटन बाई कूलम और न्यूटन पर कूलम। ओके, हमने डिस्कस किया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसका एक वेक्टर रिप्रेजेंटेशन भी होगा। तो आइए चलिए जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P हम कैसे लिख सकते हैं इन अ वेक्टर फॉर्म। ओके, नाउ लेट्स अज्यूम अ कोऑर्डिनेट सिस्टम जहां पे x y z आपके एक्सिस हैं और जो ऑरिजिन है वो O या फिर 0 पे है। ठीक है, नाउ हमारे पास एक चार्ज है Q जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है। वो चार्ज एट अ पोजीशन ऑफ RQ फ्रॉम ऑरिजिन रखा हुआ है। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एट अ पॉइंट P एट अ पोजीशन ऑफ RP फ्रॉम द सेम ऑरिजिन। अब इसको पहले निकालने से पहले हम ये देख लेते हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन RQ और RP कितना होगा, ये हमें बहुत जरूरी है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो डिनोमिनेटर में R है वो दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज creating the electric field and the position where the electric field is being calculated। तो ये जो है this is nothing but vector RP minus vector RQ। इसको मैं अपना R वेक्टर लिख देता हूं। ओके, so this is a denotation or notation that I am using। okay, now हम क्या जानते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड E vector will be given by 1 by 4 pi epsilon 0। ओके, नाउ कौन सा चार्ज होगा? जो चार्ज क्रिएट कर रहा है, सो Q डिवाइडेड बाई दिस डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है। यहां पे याद रखिए, यहां पे वेक्टर R नहीं होता है, यहां पे हमें अगर लिखना होगा इस तरीके से हम लिख सकते हैं, वेक्टर R के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। लेकिन एक डायरेक्शनल कंपोनेंट भी होना चाहिए। डायरेक्शनल कंपोनेंट कौन से डायरेक्शन में होगा? फ्रॉम, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो फ्रॉम Q टू P, और अगर नेगेटिव चार्ज है फ्रॉम P टू Q। सो उसका मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ R, इसको मैं R हैट से लिख सकता हूं, यानी कि यूनिट वेक्टर ऑफ R से। ठीक है, अब देखिए, अब आप सोचेंगे मैंने यहां पे ये लिखा है और यहां पे कुछ थोड़ा सा अलग तरीके का मैंने फॉर्मूला लिखा है, तो हम इससे एक्चुअली इसको डिराइव कर सकते हैं। अब देखिए, यहां पे आ जाइए आप, अज्यूम अगर आपके पास कोई वेक्टर A है, उसको आप किस तरीके से लिख सकते हैं? उसको आप लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A और वेक्टर A का डायरेक्शन। ठीक है, यहां पे हमारे पास वेक्टर क्या है? वेक्टर R। तो हम उसको किस तरीके से लिख सकते हैं? R वेक्टर का मैग्नीट्यूड और R वेक्टर का डायरेक्शन। सो जो R वेक्टर का डायरेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा? वेक्टर R डिवाइडेड बाई वेक्टर R का मैग्नीट्यूड। अब इसको मैं अगर इसमें पुट कर देता हूं तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या बन जाएगा? 1 बाई 4 पाई इप्सिलॉन 0 Q। नीचे देखिए R हैट की जगह पे मैं R वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ R लिख रहा हूं, तो यहां पे क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ R का क्यूब, और ऊपर क्या हो जाएगा? वेक्टर R। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? तो इसमें सिर्फ R का वैल्यू हम पुट कर देते हैं, क्या निकल आएगा? E इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई इप्सिलॉन 0 Q। वेक्टर R क्या है? RP माइनस RQ। नीचे उसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड।
उसके ऊपर क्यूब। अब देखिए ये जो फॉर्मूला है, इज इट नॉट इक्वल टू तो दिस फॉर्मूला? यस इट इज। सो इसका मतलब हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P जो है वो in terms of vector form, vector representation can be written as this formula, जहां पे Rp is defined as the coordinates of x, y and z and their unit vectors, and Rq similarly is defined as the coordinates of the position x, q, yq and zq and their unit vectors. So direction और मैग्नीट्यूड दोनों से डिफाइन करके हम आरपी और आरक्यू को डिफाइन करते हैं। तो चलिए एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। तो ये सवाल हमसे क्या पूछ रहा है कि आपके पास एक चार्ज है 1 माइक्रोकूलम का जो कि रखा हुआ है इस पोजीशंस पे, मतलब 1 मीटर, 2 मीटर एंड 4 मीटर फ्रॉम ऑरिजिन। ठीक है, आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P गिवन बाय दीज कोऑर्डिनेट्स। तो पहले चलिए गिवन लिख लेते हैं। हमारे पास गिवन क्या है कि Q इज इक्वल टू 1 माइक्रोकूलम विच मीन्स 10 टू द पावर -6 कूलम। ये पहला गिवन है। दूसरा गिवन क्या है? द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P लाइक Q एंड P। सो हम RQ एंड RP वहां से निकाल सकते हैं। तो हमारा RQ कितना हो जाएगा? 1 I कैप प्लस 2 J कैप प्लस 4 K कैप, और RP कितना हो जाएगा? 0 I कैप माइनस 4 J कैप प्लस 3 K कैप। अब इन दोनों से मैं ये निकाल सकता हूं RP माइनस RQ। ये क्यों निकाल रहा हूं? क्योंकि मुझे वेक्टर फॉर्म में ये जो क्वांटिटी है ये वहां पे पुट करना होगा उसका वैल्यू। तो ये कितना हो जाएगा? -1 I कैप -6 J कैप -1 K कैप। अब मैं इन दोनों का मैग्नीट्यूड भी निकाल सकता हूं, RP माइनस RQ। वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा? √1 प्लस 36 प्लस 1 विच इज नथिंग बट √38। ये कैसे आ गया? देखिए x का स्क्वायर -1 का स्क्वायर कितना होता है? 1, -6 का स्क्वायर 36, अगेन -1 का स्क्वायर 1। ये हमारा सवाल से हमने निकाल लिया। अब हमें चाहिए फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाय RP माइनस RQ का क्यूब एंड वेक्टर RP माइनस RQ। यहां पे हमें सारे वैल्यूज यहां पे दिए हुए हैं सिवाय 1/4 पाई एप्सिलॉन के, विच इज नथिंग बट 9 × 10 टू द पावर 9। Q कितना है? 10 टू द पावर -6। दिस वैल्यू कितना है? देखिए -1 I कैप -6 J कैप -1 K कैप। सो -1 I कैप -6 J कैप -1 K कैप डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड का क्यूब। इसका मतलब √38 का क्यूब। ठीक है, जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं द फाइनल रिजल्ट दैट वी गेट फॉर E इज -38.4 I कैप -230.5 J कैप एंड -38.4 K कैप। यूनिट क्या? न्यूटन पर कूलम। तो ये आपका निकल गया इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का देखिए आप यहाँ पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों दिया हुआ है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये एक वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में मैंने लिखा है। अब तक हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब सोचिए आपके पास एक चार्ज ना होके काफी सारे नंबर ऑफ चार्जेस हों, मतलब
एक से ज़्यादा चार्जेस आपके पास हैं, तो अगर आपके पास एक से ज़्यादा चार्जेस हैं तो एक पॉइंट P पे उन सारे चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, आइए चलिए जानते हैं. So the first assumption that we are taking is Q1, Q2 up to Qn are the charges in consideration, and then they are placed in the position R1, R2, R3 and Rn respectively. तो यहाँ पे देखिए Q1, Q2 up to Qn चार्जेस आपके पास रखे हुए हैं और पॉइंट P पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं. तो ये Q1 से जो P का डिस्टेंस है वो कितना होगा, R P1 let's say. Similarly Q2 से R P2 और Qn से R Pn. ठीक है. Now electric field due to Q1 will be E1, electric field due to Q2 is E2, electric field due to Qn is En. Now अगर ऐसा आपके पास सेटअप हो, देन अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P will be given by the vector addition of all the individual electric fields. अब चलिए देखते हैं वेक्टर एडिशन कैसे होता है. आप देखिए यहां पे E1 है, E1 कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, उसको मैं K लिख लेता हूं. सो K चार्ज Q1 उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है डिवाइडेड बाय दिस R P1 का क्यूब या फिर स्क्वायर. अगर मैं स्क्वायर लेता हूं मैग्नीट्यूड का तो यहां पे R P1 का यूनिट वेक्टर, ये आपका हो गया E1. सिमिलरली E2 विल बी K Q2 R P2 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर फिर डायरेक्शन ऑफ R P2. इसी तरीके से सारे E3, E4, E5 को मैं लिख सकता हूं और फाइनली En विल बी K Qn डिवाइडेड बाय R Pn का स्क्वायर, Pn का डायरेक्शन. अब अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं तो मुझे E मिल जाएगा. अब देखिए इनको जब मैं ऐड करूंगा तो K को मैं कॉमन ले सकता हूं. सो K ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, Q1 बाई R P1 का स्क्वायर मैग्नीट्यूड का एंड द यूनिट वेक्टर R P1. लेकिन ये सम कर रहे हैं तो हम समेशन सिंबल दे सकते हैं. सो वी कैन गिव द समेशन सिंबल ओवर. क्या चेंज हो रहा है हर चीज में, ये जो 1 2 3 अप टू n चेंज हो रहा है, इसका मतलब n इज इक्वल टू 1 to n, या फिर यहां पे i डिनोट कर दीजिए और एक सब्स्टिट्यूट ले आइए, एक लेटर ले आइए i. तो यहां पे मैं लिख सकता हूं Q I बाई R Pi का स्क्वायर R Pi का हैट. अब देखिए I फॉर 1 कितना बनेगा P1, I फॉर 2 कितना बनेगा P2, सिमिलरली I फॉर n विल बिकम Pn और ये सारे ऐड हो जाएंगे. Isn't this the exact formula as this one? Yes it is. Just the difference is यहाँ पे K लिखा हुआ है, यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 लिखा हुआ है. So if you have number of पार्टिकल्स और चार्ज्ड पार्टिकल्स और उनकी वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक पॉइंट पे निकालना हो तो आपको उनके इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड्स निकाल के फिर उनका वेक्टर सम करना है. वेक्टर सम का मतलब डायरेक्शन का भी ख्याल रखना है कि कौन सा फील्ड किस डायरेक्शन में है. तो चलिए एक न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं. ये न्यूमेरिकल हमसे क्या पूछ रहा है कि आपके पास एक स्क्वायर है, ठीक है, जिसके चारों कॉर्नर्स पे कुछ चार्जेस रखे हुए हैं as shown in the figure. Each side of the square is 10 centimeters. So our A is the length of each side of the square is 10 centimeter, which is 0.1 meter. Okay? और हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at the center of the square. Now
एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वो इन चारों चार्जेस के वजह से होगा। मतलब अगर हम इन चारों चार्जेस के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंडिविजुअली एट पॉइंट P निकाल लें और उनका वेक्टर एडिशन या फिर वेक्टर सम अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन निकालें तो हमें इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O विच इज द सेंटर ऑफ द स्क्वायर मिल जाएगा। लेकिन इसको करने का एक आसान सा तरीका है। आप एक सिमेट्री देखिए, यहाँ पे +q + 2q, यहाँ पे ये दोनों ही जो चार्जेस हैं ये इक्विवेलेंट चार्जेस हैं। इक्विवेलेंट चार्जेस इक्वल नहीं है, इक्विवेलेंट है। मतलब ये दोनों सिमिलर चार्जेस हैं, दोनों प्लस चार्जेस हैं, तो दोनों का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। लेकिन एज यहाँ पे डबल द चार्जेस ऑफ A है, मतलब डबल द चार्जेस ऑफ Q है, इसीलिए दिस चार्ज विल डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर दीज टू चार्जेस। सिमिलरली ये दो जो चार्जेस हैं वो भी सिमिलर चार्जेस हैं, नेगेटिव चार्जेस हैं, और 2Q इज डबल ऑफ Q, इसीलिए -2Q will determine the direction of the equivalent electric field due to these two charges। अब जब हम इन सब चीजों को कंसीडर करते हैं तो हमारे पास एक इक्विवेलेंट स्क्वायर हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, अंडर दिस कंडीशन। और हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P है दैट इज ड्यू टू टू चार्जेस विच इज एक -q एट B, another +q at C। अब देखिए -q के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। अगेन +q के लिए वो इस डायरेक्शन में होगा, OA की डायरेक्शन में होगा। और एक चीज बताइए, ये इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वुडंट इट बी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -q? Yes, it would be. The only difference would be there would be a minus sign. So इसको भी मैं E ही लिख सकता हूं। तो अगर मैं एक को निकाल लूं तो मैं दूसरा भी जान जाऊंगा, और इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो भी 90 डिग्री है, क्योंकि ये दोनों डायगोनल हैं। तो इन अ स्क्वायर डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो चलिए हम E निकालने की कोशिश करते हैं। तो E निकालने के लिए हमें पहले हाफ डायगोनल की जरूरत है। हाफ डायगोनल कितना होगा, देखिए एक जो फुल डायगोनल है इन अ स्क्वायर दैट इज गिवन एज √2a। सो हाफ डायगोनल होगा a √2 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज a बाई √2 मीटर। अब a कितना है 0.1, सो 0.1 बाई √2 मीटर। ये आपका डिस्टेंस बिटवीन C एंड O एंड B एंड O निकल गया। तो हमारा जो E है, और इसको मैं E प्राइम लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो, E प्राइम है वो कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है। चार्ज यहां पे Q इज गिवन एज 1 माइक्रोकूलम, सो 1 इंटू 10⁻⁻6 कूलम Q इज, सो यहां पे Q बाय ये A बाई √2 का स्क्वायर, ठीक है। ये +q के लिए, -q के लिए सिर्फ यहां पे एक माइनस साइन आ जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करते हैं, ये क्या है 9 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है, डिवाइडेड बाई a स्क्वायर, और यहां पे √2 का स्क्वायर है तो यहां पे मैं 2 लिख देता हूं। फाइन। अब 2 इंटू 9 कितना 18, ये कितना 10⁻3। अब यहां पे a स्क्वायर है, a स्क्वायर कितना होगा
0.1 का स्क्वायर विच इज 0.01, इसका मतलब 1 इंटू 10⁻⁻²। इसको मैं ऊपर ले आऊं तो 10⁻², कितना बन जाता है 18 इंटू 10⁵, और ये E प्राइम इज न्यूटन पर कूलम। सो नाउ E prime 18 into 10⁵ Newton Coulomb for plus Q. Similarly, E prime for minus Q will be minus 18 into 10⁵ Newton per Coulomb. अब देखिए ये और ये सेम है सिवाय एक माइनस साइन के। तो अगर मुझे अब नेट इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, दोनों के बीच में देखिए एंगल 90 डिग्री है, सो द रिजल्टेंट E विल बी नथिंग बट E प्राइम का स्क्वायर Q वाला एंड E प्राइम माइनस Q का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर तो E टू द पावर स्क्वायर आएगा तो ये तो प्लस ही है तो प्लस ही रह जाएगा, लेकिन E माइनस क्यू का जो स्क्वायर होगा, यहाँ पे माइनस है लेकिन माइनस ऑफ एनी टर्म का स्क्वायर विल ऑल्सो बिकम प्लस, सो ये भी प्लस हो जाएगा। देन E माइनस क्यू का स्क्वायर और E क्यू का स्क्वायर दोनों सेम है तो दोनों को मैं बाहर ला सकता हूं, तो सिर्फ मेरे पास यहाँ पे रह जाएगा 18 इंटू 10⁵ इंटू यहाँ पे 1 सो √2। सो आवर E is nothing but 18 √2 into 10⁵ Newton per Coulomb. So this is our answer for this न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। आइए चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं एक पेन एंड पेपर में? वी रिप्रेजेंटेड इट बाय इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सो देयर आर सम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाय व्हिच वी कैरेक्टराइज देम। फर्स्ट one of them is obviously they are imaginary. Why? Because we build them, we draw them. So electric field lines आर इमेजिनरी, वो ख्याली पुलाव हैं, हमने बनाया है उनको, वो ऐसे एग्जिस्ट नहीं करते हैं। सेकेंड, इट्स टेंजेंट एट एनी पॉइंट इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। इसका मतलब अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और उसके एक किसी पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उस टेंजेंट का जो डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का उस पॉइंट पे होगा। फॉर एग्जाम्पल ये समझ लीजिए आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इस पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं ये इस डायरेक्शन में होगा, सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट 1 विल बी इन दिस डायरेक्शन। अब हम यहां पे एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, नाउ दिस इज पॉइंट 2, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एट पॉइंट 2 will be in the direction of the tangent which is in this direction. Similarly हम जितने tangent draw करेंगे हर एक पॉइंट पे उसका डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का उसी पॉइंट पे डायरेक्शन देगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, begins from the positive charge and ends on the negative. So जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो पॉजिटिव चार्ज से निकल के नेगेटिव चार्ज को घुसता है। So a field line can never come like this from negative to positive. It will only go from positive to negative. Next, number of electric field lines per unit area actually gives the strength of the electric field in that particular area. For example, समझिए आपके पास सेम एरिया है, एरिया A और एरिया B. ओके, नाउ एरिया A के थ्रू 1 2 3 फील्ड लाइंस गुजरते हैं। ठीक है, एरिया बी के थ्रू 1 2 3 4 5 और 6 फील्ड लाइंस गुजरते हैं। तो एरिया ए में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो स्ट्रेंथ होगा वो कम होगा इन कंपैरिजन टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन एरिया बी। सो ई ए विल बी लेस देन ई बी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक जो रीजन बी है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा कॉम्पैक्ट है, मतलब उनकी डेंसिटी ज्यादा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया बी में ज्यादा है इन कंपैरिजन टू रीजन ए। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट।
ये काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसको थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। अगर लेट्स अज्यूम कि दीज आर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ओके, एंड दे इंटरसेक्ट एट दिस पॉइंट, ओके। हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि ईच पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, उस टेंजेंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। सो इस पॉइंट पे इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के लिए जो टेंजेंट है वो ऐसा है, ठीक है। तो इसके वजह से ये समझ लीजिए ई प्राइम एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। सिमिलरली उसी पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट है, तो यहां पे ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी है, उसका टेंजेंट कैसा होगा, उसका टेंजेंट इस डायरेक्शन में होगा, ओके। तो इसका मतलब अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट करते हैं तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे दो डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। At each and every point there can only be one direction of electric field. इसीलिए intersection of electric field lines are not possible. So electric field lines will never intersect. Next, in uniform field मतलब एक रीजन है जहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है, वो कांस्टेंट है। उस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है दे विल बी स्ट्रेट, ओके, सीधे होंगे, पैरेलल टू ईच अदर एंड यूनिफॉर्मली स्पेस्ड। मतलब अगर आपके पास तीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है तो ये जो डिस्टेंस होगा विल समझ लीजिए d, ये डिस्टेंस भी d होगा। मतलब ऐसे आपके पास जितनी फील्ड लाइंस होंगे सबके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो इक्वल होगा, दैट मीन्स यूनिफॉर्मली स्पेस्ड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। So the next point is they मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर फॉर्म क्लोज्ड लूप्स। इसका मतलब क्या है, ये एक लूप नहीं फॉर्म कर सकते हैं। देखते हैं क्यों नहीं कर सकते हैं। समझिए आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो एक पॉजिटिव चार्ज से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकला। क्या ये फील्ड लाइन फिर से घूम के आके एक पॉजिटिव चार्ज में घुस सकता है? नहीं घुस सकता, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज कम आउट ऑफ द पॉजिटिव चार्ज। सिमिलरली एक नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज में एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन घुस रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि इसी नेगेटिव चार्ज से वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकला भी हो? नहीं हो सकता, क्योंकि नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा अंदर ही जाता है। तो इसका मतलब है नो मैटर व्हाट काइंड ऑफ चार्ज वी हैव, वी कैन नेवर फॉर्म अ क्लोज्ड लूप। मतलब जहां से निकला है वहीं पे आके खत्म हो गया हो इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ओके। नेक्स्ट पॉइंट विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। जो अगर आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस है तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ ही फ्लो करेगा। आप देख लीजिए नदी को, नदी हमेशा ऊंचाई से नीचे को ही आता है, ओके। तो जितना आप ऊंचा जाएंगे उतना आपका पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटेशन वो बढ़ता जाता है। इसीलिए जो पानी है वो हमेशा नीचे की तरफ फ्लो करता है, क्योंकि नीचे का पोटेंशियल एनर्जी कम होता है। सिमिलरली यहां पे भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करते हैं, ओके। लास्ट पॉइंट, नो इलेक्ट्रिक फील्ड मींस नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये तो खुद ब खुद समझ में आ जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर फील्ड नहीं होगा तो फील्ड लाइंस भी नहीं होंगे किसी रीजन में। अब तक हम डिस्कस कर रहे थे डिस्क्रीट चार्जेस के बारे में, अब हम डिस्कस करेंगे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। इसका मतलब अगर आपके पास कोई वॉल्यूम ऑफ चार्जेस हैं जहां से आप एक सिंगल चार्जेस को अलग अलग करके कैलकुलेट नहीं कर सकते, तब हम कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कॉन्सेप्ट को यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ टेस्ट चार्ज निकाल सकते हैं। तो लेट अस अज्यूम कि आपके पास एक वॉल्यूम ऑफ चार्जेस हैं, ओके, और ये जो वॉल्यूम है ये क्यूब मैंने यहां पे अज्यूम कर लिया है। तो यहां पे एक हमने यूनिट चार्ज dq ले लिया, dq, ठीक है। उस चार्ज dq की वजह से एक और चार्ज q0 जो कि टेस्ट चार्ज है हमारा एट अ डिस्टेंस ऑफ r पे रखा हुआ। सो द फोर्स एक्टिंग ऑन q0 ड्यू टू dq कितना होगा?
वो हो जाएगा आपका df, दैट इज द स्मॉल वैल्यू ऑफ फोर्स। क्योंकि हमने स्मॉल यूनिट चार्ज लिया हुआ है तो हमारा जो फोर्स भी होगा वो भी स्मॉल होगा, वो बन जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 Q0 dq बाई आर स्क्वायर आर कैप। अब देखिए ये सिर्फ एक स्मॉल यूनिट के लिए है, लेकिन अगर हमें पूरे वॉल्यूम में जितने चार्जेस हैं उन सबका निकालना हो तो हमें ये इंटीग्रेट करना होगा। इसको जब हम इंटीग्रेट कर देते हैं तो जो हमारा फाइनल रिजल्ट आता है वो है F इज इक्वल टू Q0 बाई 4 पाई इप्सिलॉन 0 इंटीग्रल ओवर dq बाई आर स्क्वायर एंड आर यूनिट वेक्टर विच गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। अब इस फॉर्मूला को आप थोड़ा नोटिस कीजिए, यहां पे हम क्या कह रहे हैं कि हम dq को इंटीग्रेट कर रहे हैं, मतलब इस जो पूरे वॉल्यूम में कितना चार्ज है हमें वो निकालना है। तो हमने यूनिट चार्ज dq ले लिया, ओके, उसकी वजह से फोर्स हमने निकाल दिया एट ऑन q। अब पूरे वॉल्यूम में जितने चार्जेस q हैं उनकी वजह से फोर्स कितना होगा वो हम निकालते हैं इसके थ्रू। तो हमारे पास प्रीडोमिनेंटली 3 तरीके के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। आइए जानते हैं वो 3 तरीके के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होते हैं। तो जो पहला तरीके का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो है लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब अगर जो चार्जेस हैं वो किसी लाइन पे रखे हुए हों, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हों, ठीक है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्ब्डा के थ्रू। एंड लैम्ब्डा इज नथिंग बट इट्स इक्वल टू dq बाई dl। dl क्या है? l है लेंथ ऑफ द लाइन और द वायर। यहां पे ये k है 1 पाई, सो k को मैं डिफाइन कर देता हूं 1/4 पाई इप्सिलॉन 0। सो k 1/4 पाई इप्सिलॉन 0। अब यहां पे देखिए, यहां पे फोर्स था Q0 बाई 4 पाई इप्सिलॉन 0। अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो वो क्या बन जाता है? F बाई Q0। तो यहां पे Q0 कैंसल्स, यहां पे 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 इंटीग्रल ओवर dq बाई आर स्क्वायर आर हैट। अब यहां पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इस केस में कितना होगा? k विच इज 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 लैम्ब्डा बाई आर स्क्वायर। क्यों? देखिए dq बाई dl इज लैम्ब्डा, सो dq इज इक्वल टू लैम्ब्डा dl। यहां पे देखिए लैम्ब्डा dl आ गया, ठीक है। और ये जो इंटीग्रल है ये लाइन इंटीग्रल है, ठीक है, यानी 1 डायमेंशनल इंटीग्रल। लाइन तो एक ही डायमेंशन में होता है। यहां पे देखिए आर स्क्वायर का आर स्क्वायर वैसे ही रह गया। अब जो दूसरा टाइप का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डिनोटेड एज सिग्मा गिवन एज dq बाई ds। सो dq चार्ज डिवाइडेड बाई ds यूनिट एरिया। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है वहां पे k तो सेम है, इंटीग्रल यहां पे सरफेस इंटीग्रल सिग्मा ds बाई आर स्क्वायर, ठीक है। लास्ट बट नॉट लीस्ट इज वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डिनोटेड एज रो। तो हमारा 3 में से जो थर्ड वाला है वो है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये 1 डायमेंशनल, ये 2 डायमेंशनल शेप और ये 3 डायमेंशनल शेप के लिए। सो रो इज अगेन गिवन बाई dq बाई dv वेयर dv इज वॉल्यूम, unit volume. So electric field becomes rho dv by r square. यहां पे हमने कुछ नहीं किया है, सिर्फ जो पिछले वाले फॉर्मूला है dq के जगह पे हमने rho dv इस पोजीशन पे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, सिग्मा ds सरफेस चार्ज के लिए और लाइन चार्ज के लिए लैम्ब्डा dl पुट कर दिया है। सो ये बनते हैं हमारे 3 तरीके के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। 1 डायमेंशन के लिए लाइन चार्ज, 2 डायमेंशन के लिए सरफेस चार्ज और 3 डायमेंशनल के लिए वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो चलिए एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस करके। ये सवाल क्या कह रहा है कि व्हाट चार्ज वुड बी रिक्वायर्ड टू इलेक्ट्रीफाई ए स्फीयर। ठीक है, हमारे पास एक स्फीयर है जिसको हमें इलेक्ट्रीफाई करना है, जिसका रेडियस 30 सेंटीमीटर है, सो एज टू गेट अ सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ 3 by पाई कूलम मीटर
इनवर्स स्क्वायर। तो हमें यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी चाहिए, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है? सिग्मा विच इज क्यू बाई स्फीयर का सरफेस एरिया। स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। यहां पे आर कितना है? रेडियस इज 30 सेंटीमीटर, तो ये कितना बन जाएगा 30 का? 0.3 मीटर। और चार्ज हमें निकालना है, तो आइए चलिए, तो सिग्मा कितना है? 3 बाई विच इज इक्वल टू 3 बाई पाई कूलम मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा जो Q है वो कितना बन जाएगा? सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर, सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर। और कूलम का जो यूनिट है वो कितना है? C। सो कैलकुलेट कर लेते हैं। सिग्मा हमारा है 3 बाई पाई, यहां पे 4 पाई, और आर स्क्वायर क्या है? 0.3 का स्क्वायर। सो पाई पाई कैंसल्स, ये कितना बना? 12 इंटू 0.09, ठीक है, कूलम Q। सो आवर Q फाइनल बिकम्स कितना? यहां पे देखते हैं 108 इंटू 10 टू द पावर -2 कूलम, दैट इज नथिंग बट Q इज इक्वल टू 1.08 कूलम। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला याद है, डायरेक्ट वैल्यू पुट कीजिए, डायरेक्ट आपका आंसर निकल गया। कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन मिस्टेक मत कर दीजिएगा। तो चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग ऑफ चार्ज। अब सोचिए आपके पास एक रिंग है जिसके ऊपर चार्ज Q रखा हुआ है, मतलब ये जो रिंग है दैट हैज चार्ज Q, और ये जो चार्ज Q है ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ऑन द सरफेस ऑफ द रिंग, लाइक रिंग के चारों तरफ इक्वल अमाउंट ऑफ चार्जेस हैं। अब ये जो चार्ज है ये प्लस Q भी हो सकता है और माइनस Q भी हो सकता है। अब हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, ठीक है, यहां पे भी पॉइंट P which is at a distance of x from the center of the ring। ये आपका center of the ring बन गया, where r is the radius of the ring। r क्या है? radius of the ring। अब देखिए ये जो नेगेटिव है इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो टुवर्ड्स द रिंग होगा, और जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज हो अगर रिंग पे, तो उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अवे फ्रॉम द रिंग होगा एट पॉइंट P। ठीक है, अब द मैग्नीट्यूड विल बी ओनली गिवन बाय द वैल्यू Ex। ये क्यों होगा ये आपको समझना होगा। समझिए यहां पे आपने एक छोटा सा चार्ज एलिमेंट dq ले लिया, फिलहाल इसके लिए समझ लेते हैं ये भी सेम ही होगा। सो dq की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा। अब जब मैं इसको रिजॉल्व करूंगा तो एक वेक्टर Ex या फिर x एक्सिस में होगा, दूसरा y एक्सिस में होगा टुवर्ड्स डाउनवर्ड। अब एक dq मैं इस साइड पे ले लेता हूं, ठीक है, ये मिरर इमेज हो गए, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा, तो इसका जो y कंपोनेंट होगा वो ऊपर के डायरेक्शन में होगा और x कंपोनेंट फिर भी Ex के डायरेक्शन में ही होगा। तो ये दोनों आपस में कैंसिल कर देते हैं ईच आउट को, फिर तो जो रह जाता है वो सिर्फ Ex कंपोनेंट ही रह जाता है। दिस इज ड्यू टू द सिमेट्री ऑफ चार्जेस ऑन अ रिंग। सिमिलरली माइनस के Q में जो Ex है वो इनवर्ड है, लेकिन Ey दोनों ही ऊपर और नीचे होंगे, इसलिए दोनों ही केसेस में, इसलिए वो कैंसिल ईच अदर कर लेते हैं। तो हमारा जो फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड, इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द चार्जेस हमें मिलता है आफ्टर इंटीग्रेटिंग ईच एंड ईच कंपोनेंट ऑफ dq ऑन अ रिंग
वो होता है 1/4πε0 qx, x क्या है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड द पॉइंट वेयर यू आर कैलकुलेटिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, डिवाइडेड बाई x² प्लस r² का टू द पावर 3/2। ठीक है, ये आपका बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द रिंग। अब एक चीज आप ध्यान रखिए, ये जो प्लस क्यू है ये पॉजिटिव चार्ज के लिए है, अगर यहां पे नेगेटिव चार्ज हो यहां पे माइनस क्यू आ जाएगा। तो यहां पे मैं डिफाइन कर देता हूं, ये पॉजिटिव क्यू के लिए है, मतलब रिंग पे जो चार्ज है वो पॉजिटिव है। अब चलिए कुछ स्पेशल केसेस डिस्कस कर लेते हैं। जो पहला स्पेशल केस है वो क्या कहता है, एट x इज इक्वल टू 0 ex इज इक्वल टू 0। अब देखिए हमने इस फॉर्मूला में अगर मैं यहां पे x इज इक्वल टू 0 डाल दूं तो ऑब्वियसली जो पूरा टर्म है वो 0 बन जाता है, इसलिए ex भी आपका 0 बन जाता है। नाउ नेक्स्ट केस क्या कहता है, x very very greater than r, ex becomes 1/4πε0 q by x square। अब इस फॉर्मूला पे ध्यान दीजिए, अगर x r से बहुत बड़ा है तो जो x स्क्वायर होगा वो r स्क्वायर से और भी ज्यादा बड़ा होगा, तो इसीलिए हम r स्क्वायर टर्म को नेग्लेक्ट कर सकते हैं और सिर्फ x स्क्वायर टर्म को यहां रख सकते हैं। तो नीचे x स्क्वायर 3/2 है, इसका मतलब ये x क्यूब बन गया और ऊपर qx है, तो न्यूमरेटर में एक x, डिनोमिनेटर में 3x, तो एक x कैंसल आउट, सिर्फ रह जाता है आपका x स्क्वायर। ठीक है, तो आपका जो फाइनल फॉर्मूला बन जाता है 1/4πε0 q by x स्क्वायर। इसको अगर आपको और अच्छे से समझना है आप लिख लीजिए, ex क्या था, 1/4πε0 qx बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का 3/2। अब आर स्क्वायर को मैंने 0 ले लिया, नेग्लेक्ट कर दिया क्योंकि आर स्क्वायर काफी बहुत ही छोटा है एक्स स्क्वायर से, तो हमारे पास क्या रह जाता है, ex इज इक्वल टू 1/4πε0, ठीक है, qx बाई एक्स क्यूब। So our final result becomes ex is equal to 1/4πε0 q by x square। देखिए ये इसके साथ सेम है। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द लास्ट स्पेशल केस। ex has a maximum value at x is equal to r by √2। तो ex का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो कहां होता है, वो सेंटर पे नहीं, वो होता है आपका x इज इक्वल टू r बाई √2 पे, और वो वैल्यू कितना है, वो वैल्यू है 2 बाई क्यूब रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाई q इंटू 4 q डिवाइडेड बाई 4πε0 r। नाउ इफ वी ड्रॉ द ग्राफ ex versus x, we see at r by √2 position, like x is equal to r by √2, we have the peak। ठीक है, और पीक का यहां पे क्या होगा, ex max, maximum value of ex is the peak। और अगर हम रिंग के उस पीक के या फिर उस x वैल्यू के राइट साइड या फिर लेफ्ट साइड, मतलब x को मैं घटाता या फिर बढ़ाता भी हूं, हमारे दोनों ही केसेस में जो ex है वो घटता रहता है। सो ये याद रखिएगा, ex इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू r बाई √2। ओके, सो ये था हमारे स्पेशल केसेस इन केस ऑफ रिंग ऑफ चार्ज। आज के वीडियो में बस इतना ही। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर एंड स्टडी हार्ड। और हम सभी जानते हैं लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।